बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है कोवलेंट रेडियस। देन हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक रेडियस, बिकॉज हम आयनिक और जो एटॉमिक रेडियस है उनको ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। देन हम आयनर्जी, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे। आई एम योर टीचर बेटे मोहम्मद सलमान जमील। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हमारा जो है वो मेटेलिक रेडियस है। देखिए, मेटल्स क्या होते हैं, हम कहते हैं कि मेटल्स वो होती हैं जिनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और कीटाइंस के दरमियान जो है अट्रैक्टिव फोर्स होगी, यानी वो फोर्स जो मेटल एटम्स को बाइंड करती है उसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसी मेटल के आखिरी शेल में, जैसे सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम एटम का वो लास्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है और ये वो इजीली लूज कर देती हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्लाउड बना लेते हैं, एक पूल बना लेते हैं। उस क्लाउड और उस केटाइन में जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो इनको बाइंड करती है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 होते हैं, वो 2 लूज कर देती है। इसी तरह जो एल्यूमिनियम है वो 3 लूज कर देती है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स और मेटल एटम्स को बाइंड करती है, ठीक है, मेटल की केटाइंस को बाइंड करती है, दीज द फोर्स दैट बाइंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल केटाइंस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। इट मीन्स पहले तो मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए एटम्स के बिटवीन। अब जब मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है, मेटल एटम्स हैं, तो जो 2 एडजेसेंट आपके मेटल एटम्स हैं, ठीक है, ये मैंने मोर क्लियर इधर किया हुआ है, कोई भी 2 एडजेसेंट मेटल एटम किसी भी साइड, आप एक न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का फासला ले लें, हम कहते हैं रेडियस है। लेकिन क्योंकि हमने पीछे देखा था कि मेजर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, नेबरिंग एटम इन्फ्लुएंस आ जाता था, तो हम क्या करते हैं, 2 न्यूक्लियाइज का फासला लेते हैं और देन उसको हाफ कर लेते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होना चाहिए, मेटेलिक बॉन्ड होना चाहिए। 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स इन द मेटेलिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस, यानी उनमें मेटेलिक बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ये 2 तरह की पैकिंग होती हैं, क्यूबिक्लोज और हेक्सागोनल, यानी कुछ 2 लेयर्स पैकिंग होती हैं और कुछ 3 लेयर्स। क्यूबिक्लोज 3 लेयर पैकिंग होती है, हेक्सागोनल 2 लेयर पैकिंग होती है। तो इनमें से कोई एक पैकिंग होनी चाहिए। तो तब जो 2 क्लोजली एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में जो फासला है उसके हाफ को हम क्या कह देंगे, मेटेलिक रेडियस। देखिए एग्जाम्पल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सोडियम एटम हमने ले ली, क्योंकि सोडियम में अभी मैंने बताया कि मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों में फासला 2r था, ठीक है, और ये था 3.80 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है एटॉमिक या मेटेलिक रेडियस सोडियम एटम का कितना होगा, 1.90 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। आपने हाफ कर लिया। आई थिंक सो मेटेलिक रेडियस क्लियर हो गया। कोवलेंट रेडियस नेम बता रहा है, अब कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए दोनों एटम्स के। 1/2 of internuclear distance between the nuclei of 2 covalently bonded atoms of same element in a molecule forming single covalent bond। 2 कंडीशन लग गई बेटे, कौन कौन सी, दोनों एटम क्या होने चाहिए, सेम, एक ही एलिमेंट के दोनों एटम होने चाहिए, और बॉन्ड भी क्या होना चाहिए, सिंगल, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो लेंथ रिड्यूस हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है, न्यूक्लियस क्लोज आ जाते हैं। ट्रिपल होगा फर्दर क्लोज आ जाते हैं। इसलिए हमने कंडीशन लगा दी है क्या, कि एक तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एटम्स होंगे तो रेडियस चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है कि बॉन्ड भी क्या होना चाहिए, सिंगल। तो कोवलेंट रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। देखिए दोनों सेम हाइड्रोजन एटम्स भी हैं, उनके न्यूक्लियस में जितना फासला आएगा उसको हाफ करना है आपको, that is called covalent radius। covalent radius of 2 bonded hydrogen atoms जो है वो 75.4 पिकोमीटर होता है, इसे हम बॉन्ड लेंथ भी कह देते हैं। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन एटम का कोवलेंट रेडियस हो गया वो कितना हो जाएगा,
37.7 पिकोमीटर। ये इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन जो होता है वो 198.8 होता है Cl मॉलिक्यूल का। तो एटम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि हम ऐड करके निकाल सकते हैं। मतलब ये है, देखिए आपने भी क्लोरीन का रेडियस निकाल लिया एक एटम का। फर्ज करें इस बॉन्ड की लेंथ दी हुई है CCl की 176.7 पिकोमीटर। अब ये दो डिफरेंट एटम है, तो हम चाहते हैं जी कार्बन का रेडियस। तो इसको तो आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एटम क्या हैं, डिफरेंट है। लेकिन हमें क्लोरीन का रेडियस अब पता है 99.4, तो क्लोरीन का पता है, कार्बन का चाहिए। क्या करेंगे, टोटल में से क्लोरीन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसका निकल आएगा, कार्बन का इक्विवेलेंट रेडियस। देन आ जाता है बेटे वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल फोर्सेस जिनको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कह देते हैं। When two atoms come close to each other, टू टाइप ऑफ फोर्सेस आपको पता है ऑपरेट करती हैं बेटे। या अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी या रिपल्जन एग्जिस्ट करेगी। इन अट्रैक्शन या रिपल्जन को हम वॉन डर वाल रिपल्जन या अट्रैक्शन कह देते हैं। अब यहाँ पे दो एटम्स ने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया। अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाया उसको हाफ किया तो कोवलेंट रेडियस, अगर मेटेलिक बॉन्ड बनाया उसको हाफ किया तो मेटेलिक रेडियस। यहाँ पे दो एटम्स में बॉन्ड नहीं बना। जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आए, ठीक है, उस टाइम उनके न्यूक्लियाइज के दरमियान जितना फासला है, नॉन बॉन्डेड एटम्स क्लियरली बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, उसको अगर आप हाफ कर लें तो इसे क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस। ये देखिए, ये थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग हुई होती है, उसको हाफ करना है। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, मेटल की इलेक्ट्रॉन्स और कीटाइंस जो हैं वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़ जाते हैं, देन उनके दरमियान डिस्टेंस। और वैन डर वाल में कोई भी जो है वो बॉन्ड नहीं बना, सिर्फ जो दो क्लोजली एटम्स हैं, जो भी जिस साइड पे भी दो क्लोज एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियाइज के फासला को हाफ कर लेना है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। एग्जाम्पल ले लें, देखिए नोबल गैसेज बॉन्ड नहीं बनाते, क्लियर है, जितनी भी नोबल गैसेज हैं बॉन्ड नहीं बनाती। हम कहते हैं जी उनका मैजिक नंबर कंप्लीट होता है, उनका ऑक्टेट या डिप्लेट कंप्लीट होता है। तो हीलियम जो है उसका वैन डर वाल रेडियस, यानी ये दो हीलियम एटम है, इनका रेडियस कितना है, 140 पिकोमीटर है। ये एक एटम का वेट दिया हुआ है 140 पिकोमीटर। कंपैरिजन अगर हम करें कि कौन सा रेडियस बड़ा होगा, देखिए इसमें बॉन्ड नहीं बना तो नज़र आ रहा है वैन डर वाल रेडियस बड़ा होगा, ठीक है, और मेटेलिक रेडियस उससे छोटा होगा। कोवलेंट में ओवरलैपिंग हो जाती है तो थोड़ा दो न्यूक्लियस का फासला रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इन सबसे बड़ा इनाइनिक रेडियस है, क्योंकि इनाइन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है। फिर वैन डर वाल, फिर मेटेलिक, फिर कोवलेंट, और कीटाइनिक सबसे छोटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मे बी सम केसेस में एक शेल ही लूज हो जाता है। ये बेटे एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियस का ऑर्डर। ट्रेंड्स क्या है बेटे, किसी भी किस्म का रेडियस में ट्रेंड हुई है क्या, कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करना है। क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करते हैं। बताया हुआ लिथियम सोडियम पोटेशियम, शेल्स बढ़ गए, देखिए 2 शेल थे 3 हो गए 4 हो गया, शेल्स बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया इनर इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से क्या होता है, रेडियस इंक्रीज कर जाता है। जितने न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, हम कहते हैं कोर में, ठीक है, उतने वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पर रिड्यूस कर देंगे, सब शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, रेडियस बढ़ जाता है। पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट राइट पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, प्रोटॉन बढ़ते हैं। प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी साइज उतना कम होगा, और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब कर लेंगे। इट मीन्स लेफ्ट टू राइट इन पीरियड रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाए, देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनकी कन्फिग्रेशन दी हुई है। आप देखें ग्रेजुअली लेफ्ट राइट ही जा रहे हैं ना, तो रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट ये है कि एंड पे जाके इंक्रीज क्यों आया। बट इंक्रीज इसलिए आता है कि जो कॉपर या जिंक है, इनमें क्या होता है कि कॉपर में देखें डी फिल्ड हो गया
अभी एस फिल नहीं हुआ। 4s का मतलब है चौथे शेल का एस, आउटर मोस्ट 4s है। नो डाउट एनर्जी कम होने की वजह से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पहले हो जाती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी के लिए कॉपर ने अपना डी फिल कर लिया, एस अभी फिल नहीं हुआ। डी कॉन्ट्रैक्टेड इनटू द कोर हो जाता है, हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड इनटू द कोर हो जाता है। मतलब ये कि डी अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन 4s पे रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर और जिंक पे आके ये रेडियस बढ़ता है। एक रीज़न ये है कि कॉपर और जिंक में डी फुली फिल्ड हो जाता है, तो ये कोर का पार्ट बन जाता है। मतलब ये आउटर मोस्ट नहीं रहता, है पहले भी आउटर मोस्ट नहीं था, लेकिन पहले एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये बाहर था और इस पर अट्रैक्शन कम थी। अब ये फुली फिल्ड हो गया, ये कोर में चला गया, अंदर चला गया, इस पर अट्रैक्शन बढ़ गई और 4s पे अट्रैक्शन कम हो गई है। तो इट मीन्स आउटर मोस्ट 4s है हमारा, ठीक है। उस पर अट्रैक्शन कम होने का मतलब साइज बढ़ गया। या एक रीज़न ये भी देते हैं कि जी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, रिपल्शन बढ़ गई है। रिपल्शन बढ़ने से साइज बढ़ गया है कॉपर और जिंक में। नहीं जी बेटे, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयोनाइज करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी चीज़ को आयोनाइज करवाने के लिए एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए। देन गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस स्टेट में इसलिए लेते हैं बेटे ताकि सिंगल एटम के लिए एनर्जी आ जाए। हम आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं, जितनी एनर्जी देंगे उसकी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। I.E से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। यूनिट्स, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी कहते हैं, जो इक्वल होता है 96.48 किलो जूल पर मोल के। ये 23.06 किलो कैलोरी पर मोल भी बन जाती है। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जनरली किलो जूल पर मोल यूज़ की जाती है। अब देखिए, एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, कुछ के 2 होते हैं, कुछ के 3 होते हैं। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हो सकती है। इट मीन अगर तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज आएगा +1, यानी यूनी पॉजिटिव आयन बनेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, देखें कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने एनर्जी दी, सिर्फ एक निकला, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या कहलाती है, फर्स्ट। अब आप इसमें इसे फर्दर एनर्जी देते हैं तो दूसरा भी निकल गया, मीन्स वैलेंस ऑक्टेट अब मुकम्मल हो गया, वैलेंस शेल खाली हो गया। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो सेकंड। सिमिलरली अगर किसी में से 3 निकल सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम में, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसकी हो जाएगी। इट मीन्स जितने वैलेंस शेल में एटम है उतनी वैल्यूज पॉसिबल होती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ग्रेटर क्यों होती है। देखिए बेटे, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला है आपने, न्यूट्रल एटम से, ऐसे ही है। दूसरा कहाँ से निकाला, पॉजिटिव आयन से। साइज किसका दोनों में से बड़ा होगा, न्यूट्रल एटम का, ऐसे ही है, ठीक है ना। फर्ज करें मैग्नीशियम ही ले लेता हूँ, इसके पास 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब प्रोटॉन 12 ही, इलेक्ट्रॉन कितने, 11, एक कम हो गया। केटाइन का साइज भी छोटा हो जाता है। एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरा क्या हुआ बेटे, साइज भी कम हो गया, केटाइन का साइज भी छोटा होता है। इट मीन्स दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो होना तो ये चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए 738 है, दूसरे के लिए भी इतनी ही होती है, लेकिन आप देखिए दूसरे की वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। इससे दूसरा भी निकल गया, चले तीसरे पे हैं, अब ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम स्टेबल हो गया। तीसरा वो किसी भी सूरत लूज नहीं करना चाहता, क्यों, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर चुका है, या हम ये कह देते हैं कि इसका मैजिक नंबर कंप्लीट हो गया है। तो तीसरा अगर आप रिमूव करवाते हैं तो एनर्जी देखें पहले से कितनी ज़्यादा देनी पड़ती है। इसका मतलब हमेशा पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से दूसरी ज़्यादा होगी और दूसरी से तीसरी ज़्यादा होगी, एंड सो ऑन। यहाँ एक और आइडिया मिल रहा है कि पहली वैल्यू से दूसरी डबल है, दूसरी से तीसरी
डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, 4-5 टाइम्स है। मीन्स गैप बहुत ही ह्यूज है। इसका मतलब यहाँ आके ये स्टेबल हो गया, यहाँ आके ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, अगला इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाह रहा। तो हमें ये भी पता चल सकता है कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तीसरा लूज़ नहीं करना चाह रहा। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि आप इन सारे प्रोसेस में एनर्जी दे रहे हैं, इट मीन्स ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन से फैक्टर्स हैं जो एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ये बेटे समराइज़ किए हुए हैं। मैं 1 बाय 1 इनको आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ। साइज ऑफ एटम है, न्यूक्लियर चार्ज है, कॉन्फ़िगरेशन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल है कि कौन से ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के रेफरेंस से आ जाता है कि फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स आ जाता है कि एस ज़्यादा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है, रिमूवल डिफ़िकल्ट होता है या पी में या डी में या एफ में। ये जनरलाइज भी किया हुआ है हमने कि जितना साइज़ बड़ा होगा, देखें इस एटम किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, इससे। क्यों? क्योंकि दरमियान में शेल ज़्यादा आने से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट पे होल्ड कम हो गया, रिमूवल ईजी हो गया। ठीक है, इट मीन्स पोटेशियम से रिमूवल ईजी है। शील्डिंग इफेक्ट देखें, इसमें शील्ड करने वाला एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें शील्ड करने वाले 2 शेल हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन 11वें इलेक्ट्रॉन पे जो आउटर मोस्ट है कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ब्लॉक करेंगे अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट को, इसमें फर्दर ब्लॉक करेंगे। तो इट मीन्स जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। जितनी कम होगी उतना एनर्जी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, रिमूवल उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट है ये है कि एस ऑर्बिटल से रिमूवल मुश्किल होता है क्योंकि ये नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होता है ऑर्बिटल, जितना दूर जाते जाएंगे रिमूवल ईजी हो जाएगा। देन कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी हमने बेटे पढ़ा हुआ है कि फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक आ जाए तो हाफ फिल्ड है, पी में 6 आते हैं, 3 आ जाए तो हाफ फिल्ड है। इस तरह डी में 10 आते हैं, अगर 5 आ जाए तो हाफ फिल्ड होते हैं। तो हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और एम्प्टी वाला अभी आगे रूल एक्सप्लेन करूँगा। पहला फैक्टर बेटे साइज, जितना साइज बड़ा होगा उतनी एनर्जी कम होगी। वजह क्या है? एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस उतना ही बेटे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस हो जाते हैं। जितना ही अवे हो जाएंगे उतना न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो जाएगा, उतनी थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि साइज लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है। हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन भी आपके लिए क्रिएट किया है कि लिथियम की एनर्जी पोटेशियम से ज़्यादा क्यों? तो रीज़न यही है, साइज लिथियम का क्या है, कम है और उस पोटेशियम का ज़्यादा है। ठीक है, एज साइज ऑफ लिथियम इज मच स्मॉलर देन पोटेशियम बिकॉज पोटेशियम में 4 शेल हैं और लिथियम में 2 शेल हैं। तो इसलिए पोटेशियम को आयनाइज करवाने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली रिलेट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देखिए ना, ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है। 12 प्रोटॉन्स की 12 इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। आपने कॉलम्स लॉ मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। इट मीन्स इससे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? प्रोटॉन ज़्यादा होने से अट्रैक्शन ज़्यादा, साइज़ कम हो गया। साइज़ कम हो गया, इट मीन्स रिमूवल डिफ़िकल्ट हो गया मैग्नीशियम से कंपेयर टू सोडियम। तो मैग्नीशियम की एनर्जी सोडियम से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, हर चीज़ दुनिया में स्टेबिलिटी चाहती है। जो स्टेबल हो गया वो लो एनर्जी पे, और वो अपना इलेक्ट्रॉन अब लूज़ करना या गेन करना नहीं चाहेगा। यहाँ हम लूज़ की बात कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना नहीं चाहता। जब वो लूज़ नहीं करेगा तो फिर हमें ज़्यादा एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना रिमूवल डिफ़िकल्ट होगा और उतना एटम स्टेबल होगा, यानी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जो ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू हाफ फिल्ड, और जो हाफ फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू एम्प्टी। ये रूल बेटे हमने पढ़ा हुआ है हंट्स रूल के अकॉर्डिंग।
नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट स्टेबल की होती हैं, इनकी एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा की होती है। वजह यही है बेटे कि उनका एक तो साइज छोटा है, लेफ्ट राइट पीरियड में सबसे एंड पे नोबल गैसेस है, सबसे छोटा साइज है। न्यूक्लियर चार्ज भी इससे ज़्यादा होता है, लेफ्ट राइट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि उनका मैजिक नंबर कंप्लीट होता है। उनके यहाँ पे चल में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। मैक्सिमम आयनर्स एनर्जी जो पीरियोडिक टेबल में है वो हीलियम की होती है बेटे। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज हीलियम का है, सबसे ज़्यादा आयनर्स एनर्जी भी उसी की है। नाइट्रोजन की आयनर्स एनर्जी ऑक्सीजन से क्यों ज़्यादा है? हालांकि लेफ्ट टू राइट तो आयनर्स एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। ये नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन है, एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का 8। बिल्कुल इसमें 7 प्रोटॉन्स है, इसमें 8 प्रोटॉन्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पी हाफ फिल्ड लेस स्टेबल है, ये पी हाफ फिल्ड से ज़्यादा हो गया, लेस स्टेबल हो गया। तो रिमूवल किससे इजी होगा, लेस स्टेबल से। इसीलिए ऑक्सीजन की आयनर्स एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। ज़ाहिर है जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उतना शेल नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर ज़्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, आयनर्स एनर्जी कम होगी। क्योंकि साइज इंक्रीज करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इंक्रीज करने से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस से अवे चले जाते हैं और उतनी थोड़ी एनर्जी से रिमूवल हो जाता है। साइज ऑफ एटम डाउन द ग्रुप बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। ये सारे पैरामीटर्स क्या करते हैं, आयनर्स एनर्जी को कम करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आयनर्स एनर्जी अल्कली मेटल्स की डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों करती है। वजह क्या है, साइज इंक्रीज करता है। देखिए इनकी जनरल कन्फिग्रेशन होती है NS1, यानी शेल नंबर बदलता है, S सब शेल में इलेक्ट्रॉन एक ही है। लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में होता है, सोडियम का 3s में, पोटेशियम का 4s में, रुबीडियम का 5s में। और ग्रेजुअली आयनर्स एनर्जी डिक्रीज कर रही है। वजह क्या है कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ रहा है उतना ही अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रहा है, और जितना अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रहा है उतनी थोड़ी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इट मीन जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा, शेल नंबर ज़्यादा होगा, साइज बढ़ जाएगा, आयनर्स एनर्जी कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट, ये बेटे मैंने पीछे भी समझाया था कि जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वेलेंस शेल के दरमियान में ज़्यादा होंगे वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। जितनी अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी उतना रिमूवल क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला वाली एग्जांपल भी यही एक्सप्लेन कर रही है कि जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना रिमूवल डिफ़िकल्ट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उतने अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस आ जाते हैं, और जितने अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बिटवीन वैलेंस शेल और न्यूक्लियस बढ़ जाती है, जो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस हो जाएगा और उस पर कंट्रोल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिमूवल ईजी हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट एंड साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो आयनर्स एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फैक्टर अफेक्टिंग आयनर्स एनर्जी में नेचर ऑफ ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में। देखिए एनर्जी ऑर्डर ये होता है कि S की एनर्जी सबसे कम है, P की से ज़्यादा, D की से ज़्यादा, F की से ज़्यादा। वजह ये है कि S स्फेरिकल है, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होता है हमेशा, इस पे होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होता है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अब जिसकी एनर्जी कम है, ठीक है, उससे रिमूवल क्या होगा, डिफिकल्ट, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उससे रिमूवल क्या होगा, ईजी। इट इज़ ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम F ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी लो होगी डाउन द ग्रुप as shells are being added, while to remove the same from S orbital will be difficult. S orbital nearest to nucleus means nature of orbital matter करती है। जब आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मेंटेन डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज शार्प नहीं होती, हमने नीचे पढ़ा हुआ है। बल्कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करते हैं, पेनिट्रेट, और हमें पता है S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। Due to this effect, electrons shift towards nucleus and experience greater pull by it. और सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो S का है, फिर P और D और F का होता है। तो S जितना नियरेस्ट टू न्यूक्लियस है उस पर कंट्रोल उतना ज़्यादा है और उससे रिमूवल उतना डिफिकल्ट होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्बिटल की
एबिलिटी है टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि 3D की निस्बत 4s में पहले जाते हैं। वजह ये थी कि इसकी एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि s किसी भी शेल का जो है उसको न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होता है। व्हेन पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, इट इज़ मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो s क्लोजर टू न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे और कंट्रोल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से रिमूवल क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट। तो अगर n की वैल्यू सेम हो, सपोज दैट 4s है या 5s है या 6 है सब के लिए, तो रिमूवल सबसे डिफिकल्ट किससे होगा? s से, क्योंकि ये नियरेस्ट टू न्यूक्लियस है। देन जिसके ट्रेंड्स आ गया, ऑल्दो जनरली एक्सप्लेन है, देन अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ने से चार्जेस बढ़ गए। कूलम्स लॉ के मुताबिक जितना चार्ज ज़्यादा होगा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी रिमूवल उतना डिफिकल्ट होगा, साइज उतना कम हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट साइज कम हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए एटॉमिक साइज की वो आयनर्शियल एनर्जी की और ये बढ़ रही होती है। लेफ्ट राइट एक्सेप्शंस क्या आती हैं ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वजह क्या होती है कि ये हाफ फिल्ड होता है, इस वजह से नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। इसी तरह बेरिलियम की बोरॉन, यानी हम कहते हैं कि 2a की आयनर्शियल एनर्जी 3a से और 5a की 6a से ज़्यादा है। वजह यह है, यहाँ देखें 2s2 s फुली फिल्ड है, यहाँ देखें 2p1 p ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है ना एम्प्टी है। तो रिमूवल यहाँ से इजी होगा ताकि p 0 हो जाए, एम्प्टी हो जाए और s फुली फिल्ड हो जाए। और यहाँ से रिमूवल डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। 2a की आयनर्शियल एनर्जी 3a से ज़्यादा, 5a की 6a से ज़्यादा। ये ग्राफिकली भी इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखें नोबल गैसेस की तो मैक्सिमम होगी, क्यों? अब मैजिक नंबर कंप्लीट है। उसके बाद देखें ये हाइड्रोजन माने, ये लिथियम माने से बेरिलियम 2a से बढ़ गई, 3a की कम हो गई, क्योंकि ये इसमें p फुली फिल्ड है और s फुली फिल्ड है, p एम्प्टी है। इसमें p में एक इलेक्ट्रॉन था। फिर यहाँ चलते हैं, नाइट्रोजन में p हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन में p 4 हो गया, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगले में भी देख लेंगे, यही है बेटे, ये मैग्नीशियम की वैल्यू है और ये एल्यूमिनियम की डाउनवर्ड है, फिर ये फास्फोरस और ये सल्फर की है। तो ये थ्रू आउट द टेबल यही ट्रेंड आपके पास प्रीवेल करता है। ग्रुप में क्या होगा? डाउन द ग्रुप आयनर्शियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है। वजह क्या है? देखिए साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। देखना ना, एक शेल था, 2 हो गया, 3 4 5 साइज बढ़ गया है। फिर क्या हुआ? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इजी हो गया, आयनर्शियल एनर्जी कम हो गई। रीजन लिखी हुई है, द डिक्रीज इन आयनर्शियल एनर्जी गोइंग डाउन इन ग्रुप इज रैपिड अप टू 4th पीरियड। 4th तक ये रैपिड है। 5th और 6th में जो है वो, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन सेम शेल में आ रहे होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, तो एनर्जी एनर्जी इंक्रीज तो करती है लेकिन उतनी रैपिड नहीं जितनी पहले 4 ग्रुप्स में चेंज आ रही होती है, उनमें जाके स्लो चेंज आ जाता है। एप्लीकेशंस क्या, इससे हमें मेटेलिक कैरेक्टर का आइडिया मिलेगा। लो आयनर्शियल एनर्जी है तो मेटल है, ठीक है, मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, साइज बड़ा होता है तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो मेटल है, जितनी मुश्किल से करेगा उतनी नॉन मेटल है, और जो मॉडरेट वैल्यूज वाले होंगे वो मेटलॉइड्स होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था, ये वाली एग्जांपल मैंने दोबारा कोट कर दी। देखिए पहली दूसरी तीसरी वैल्यू में और दूसरी में डिफरेंस देखिए, इट मीन्स ये 2 लूज करना चाहता है, तीसरा नहीं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेचर ऑफ कंपाउंड का आइडिया हो जाएगा, जो लो आयनर्शियल एनर्जी वाले एलिमेंट्स हैं 1A 2A वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो कोवलेंट बनाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, हायर द आयनर्शियल एनर्जी उतना ज़्यादा एटम स्टेबल है कि जैसे नोबल गैसेज है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा। ये जी एप्लीकेशन है बेटे आयनर्शियल एनर्जी की, दैट्स अबाउट आयनर्शियल एनर्जी। अब मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसी के साथ रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सारे फैक्टर्स सारे पैरामीटर्स सेम है। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन अफिनिटी, ठीक है, amount of energy released when electron is added to isolated gaseous atom to form anion। इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बनाएगा। ये ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, दूसरा भी गेन कर सकता है। पहली वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है। पहला क्वेश्चन तो यही है वाई। देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन्स ने अट्रैक्ट किया है
अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हुई, नेगेटिव साइन। अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं नेगेटिव आयन में। नेगेटिव आयन में प्रोटॉन कितने हैं, 18 हैं, इलेक्ट्रॉन 9 है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल, और हमें बाय फोर्स ऐड करना पड़ा इलेक्ट्रॉन, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ी। इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, एंडोथर्मिक, और फर्स्ट क्या होती है, एक्सोथर्मिक। फैक्टर्स वही है बेटे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर एडेड इलेक्ट्रॉन। अगर अट्रैक्शन है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन जितना साइज बड़ा होगा उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, और एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगी, कम होगी। जितनी एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगी, एनर्जी रिलीज भी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का फासला बढ़ेगा, और एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतनी कम हो जाएगी, एनर्जी रिलीज भी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उससे डायरेक्ट थी, इससे इनवर्स है। क्यों? जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, जो स्टेबल है वो गेन भी नहीं करता। इट मीन्स अगर आप उसको गेन करवाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स अगर कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आना था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबिलिटी का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से इनवर्स रिलेशनशिप है। जो ऑलरेडी स्टेबल है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2a जो है वो NS2 होती है, S फील्ड होता है, प्रैक्टिकली 0 या वेरी लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहते हैं इनकी होती है। इसी तरह जो 5a वाले हैं उनकी भी वेरी लो होती है, और हेलोजेंस की वेरी हाई होती है। वजह क्या है बेटे? देखिए मैं ये 5a की एग्जांपल दूँ, ये हाफ फील्ड है, स्टेबल कन्फिग्रेशन। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या ये गेन करेगा? अगर गेन करेगा तो P4 हो जाएगा। P4 होने का मतलब कन्फिग्रेशन अनस्टेबल होगी। इट मीन्स ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वेलकम नहीं कर रहा, तो एनर्जी रिलीज क्या होगी, थोड़ी होगी। इसके ऑपोजिट अगर आप इससे पिछला एलिमेंट, नाइट्रोजन से पहले कौन सा आता है बेटे, कार्बन, उसमें है P2, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो P3 हो जाएगा, वो स्टेबल होगा। इट मीन्स कार्बन वेलकम करेगा इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी रिलीज ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो स्टेबल हो रहा है। और ये ऑलरेडी स्टेबल था, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है, लेस स्टेबल हो रहा है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करता। हेलोजन वेलकम करते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल हो रहा है। नोबल गैसेज ऑलरेडी स्टेबल थी, वो इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेंगी। इसीलिए हम कहते हैं इसमें एबनॉर्मलिटी क्या होती है कि 4a की 5a से ज़्यादा होती है, और 7a की 8a से ज़्यादा होगी। ये मैंने यहाँ मेंशन की है एबनॉर्मलिटी। तो ग्रुप 2a की रीज़न मैंने आपको बताई कि ग्रुप 2a में क्या होता है, एसफुली फिल्ड होता है। इट मीन्स उनकी कन्फिग्रेशन स्टेबल थी, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोज टू 0 है। नोबल गैसेस का भी टोटली कन्फिग्रेशन स्टेबल है, उनकी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 के करीब करीब होती है। ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, तो 14 में देखें इनके P में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ताकि क्या हो जाए, स्टेबल, तो ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ये ऑलरेडी स्टेबल थे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे, पहले P हाफ फील्ड था, अब P में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबिलिटी क्या हो गई, लेस हो गई, एनर्जी रिलीज भी लेस हो गई। ये गेन करेंगे, इनके P में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक गेन करके 6 हो जाएंगे, ये स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। स्टेबल कन्फिग्रेशन अडॉप्ट कर लेंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, और ये वाले जो हैं वो नोबल गैसेस काम करेंगे। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैव लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन थर्ड पीरियड एलिमेंट। जनरली ये भी एक ट्रेंड, एक एक्सेप्शन, एक डिवीजन हम देखेंगे। लेफ्ट राइट ट्रेंड क्या है आपके पास, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट इंक्रीज करती है। वजह, लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज करते हैं। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है, एनर्जी रिलीज भी ज़्यादा होगी। ये ट्रेंड देखें, लो हाई हाई लो, ये लोएस्ट तो इसलिए है कि ऑलरेडी स्टेबल थी तो इलेक्ट्रॉन गेन करके अनस्टेबल होगी, और ये अनस्टेबल थी इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगी। ये भी ऑलरेडी P हाफ फील्ड था, स्टेबल थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करके लेस स्टेबल हो जाएगी। बार बार बात कर रहा हूँ बेटे कि एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन है। जो ऑलरेडी स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसलिए एनर्जी रिलीज कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स आ गए। देखिए कार्बन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, फिर फ्लोरीन की ज़्यादा है, नोबल गैस की कम है, फिर आगे चले जाएं, मैग्नीशियम की कम है, सोडियम की ज़्यादा है।
क्योंकि वो S1 था, S2 हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करके S2 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और ये पहले स्टेबल था, लेस स्टेबल हो जाएगा। सिलिकॉन की ज़्यादा, फास्फोरस की कम। ये पहले लेस स्टेबल था, इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो गया, और ये पहले स्टेबल था, इलेक्ट्रॉन गेन करके लेस स्टेबल हो गया, एंड सो ऑन। ये पूरा ट्रेंड है आपका। पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट राइट इंक्रीज कर रही है, बॉटम टू टॉप भी इंक्रीज कर रही है। इसमें बेटे एक चीज़ जो रह गई कि हमारे पास जब हम ये बात करते हैं, अगर 7th पीरियड के एलिमेंट्स में या 6th पीरियड में इनमें भी एबनॉर्मलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, यानी 3rd पीरियड के एलिमेंट्स की मैंने कहा ना कि 2nd पीरियड वालों से ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न हम कि क्यों क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। दोनों के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटे कि क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, फ्लोरीन का छोटा है। छोटा साइज़ है, 2 शेल है, थिक क्लाउड है 7 इलेक्ट्रॉनों का, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं दे रहे। 7 इलेक्ट्रॉनों ने इतना थिक क्लाउड बनाया हुआ है। क्लोरीन में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल बढ़ गया, एक साइज़ बढ़ गया, क्लाउड उतना थिक नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन इजीली पेनिट्रेट कर गया। तो कंपैरेटिवली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। यही सल्फर और ऑक्सीजन में भी है, यही फॉस्फोरस नाइट्रोजन में भी है। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि ये 3rd पीरियड वाले एबनॉर्मल शो कर रहे होते हैं ट्रेंड। यानी अगर आप इस पी का जो है वो ट्रेंड देखें तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन आता है। इसका देखें तो सल्फर, सेलेनियम, देन ऑक्सीजन। इसका देखें फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन नाइट्रोजन। तो ये बेटे हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ हैं। स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।